नमस्कार दोस्तों। वर्क प्लेस के अंदर जो स्ट्रेस रहता है उसका पार्ट 1 हमने लास्ट टाइम किया था, वो गुजराती में था। काफ़ी सारे दोस्तों की एक कमेंट्स है कि अब की बार जो है वो हिंदी में बात किया जाए। तो सबसे पहले हमारी जो गौ विश्वम प्राकृतिक मार्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वर्क प्लेस के अंदर जो स्ट्रेस रहता है वो अपनी हेल्थ पे इम्पेक्ट करता है, इसलिए हम ये चीज़ों को नलीफाई करने के लिए उसके बेनिफिट क्या है, उसके लॉसेस क्या है, इसके लिए ये चैप्टर को इन्वॉल्व किया है। ऐसा कोई वजूद नहीं है कि किसी को ट्रेन करना है वगैरह। ये एक हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत डीपली डिफेक्ट करता है, इसलिए हमने ये तय किया है कि जितने भी पार्ट्स आएंगे 7-8 पार्ट्स वो कॉन्टिन्यूस एवरी वीक शेयर करेंगे। अभी दोस्तों देखा जाए तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि बेसिक जो है स्ट्रेस का बेसिक जो फंडामेंटल है वो लास्ट टाइम देखा, उसको 12 खड़ी कह दे गुजराती में। स्ट्रेस क्या है वो चीज़ देखा। उसमें 3 प्रकार के स्ट्रेस थे। एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, एक पर्सनल इंडिविजुअल स्ट्रेस रहता है और एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस रहता है। वो तीनों के बारे में देखा था लास्ट टाइम। और स्ट्रेस की तारीफ में थोड़ा बहुत देखा था, जो BN दस्तूर जी ने बताया है कि स्ट्रेस की तारीफ में मीन्स कि स्ट्रेस के वजह से अपने को अपना अंदाज आता है कि हम क्या है, कौन सी लेवल पे है, वो अभ्यास करने को मिलता है। तो उसके बेनिफिट भी है। सक्सेस पाने के लिए स्ट्रेस होना भी ज़रूरी है, लेकिन कितना होना वो 1 बाय 1 आप चैप्टर देखते जाएंगे। लास्ट में हम कैलकुलेट करने वाले हैं। एक चैप्टर ऐसा आएगा कि अपने पे कितना स्ट्रेस है उसका कैलकुलेशन के क्वेश्चनरी साथ बात किया जाएगा। और आगे जाके देखता है तो स्ट्रेस होता है तो इंसान का एडेप्शन लेवल बढ़ता है, AL बढ़ता है। AL जो रैंक रहता है वो बढ़ जाता है। जो इंसान पॉजिटिव रहता है और स्ट्रेस आता है तो पॉजिटिव जो लोग होते हैं वो ज़्यादा ही कुछ प्रोग्रेस कर लेते हैं और सफलता पाते हैं। आपने देखा होगा आजू बाजू में, अपने समाज में, सोसाइटी में कि कॉन्टिन्यूस जो थोड़े बहुत चिंतित लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ पाकर ही रहते हैं। तो वो भी है, एक एडेप्शन लेवल बढ़ता है स्ट्रेस से। वो लास्ट टाइम हमने देखा था। अब की बार जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि वर्क प्लेस के अंदर कैसे स्ट्रेस होते हैं, किस टाइप के, क्यों होते हैं। तो उसका भी एक है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंसान काम करता है तो थोड़े बहुत स्ट्रेस में तो रहता ही है, कोई ज़्यादा कोई कम। वो क्यों रहता है, कौन से लोगों में ज़्यादा है, क्यों कम है, वो देखना है आज। तो सबसे पहले देखा जाए तो स्ट्रेस क्यों आता है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हुए जो कर्मचारी को स्ट्रेस इसलिए आता है कि हर चीज़ में उसको स्पीडी और इम्पोर्टेंट निर्णय लेना पड़ता है। इम्पोर्टेंट डिसीजन का जो डिसीजन लेने पड़ते हैं वो क्विकली लेने पड़ते हैं, उसके लिए स्ट्रेस बढ़ता है। दूसरा कि ये क्या हो रहा है उसका मॉनिटरिंग जो करना रहता है। जैसे कोई कंपनीज है उसमें क्या क्या हो रहा है उसका मॉनिटरिंग कॉन्टिन्यूस करना पड़ता है, उसके बीच में कोई स्पेस नहीं मिलता है। जैसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में स्पेस नहीं मिलता है, वो भी स्पीडी लेना है, वैसे मॉनिटरिंग भी स्पीडी करना रहता है। उसमें कोई कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग, उसमें कोई भी कंसिस्टेंसी तोड़ने का चांस नहीं मिलता है, इसलिए ये स्ट्रेस का कारण बनता है। तीसरा है दोस्तों, एक दिन में मतलब कि एक जॉब में, एक शिफ्ट में कई बार डिटेल्स को लेना देना पड़ता है, बार बार वही चीज़ को दोहराना पड़ता है, देने का लेने का डिटेल्स। स्टेटस के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है। एक्चुअल में काम उतना होता नहीं है, लेकिन सारे लोग स्टेटस पे ही घूमते रहते हैं। काम करने वाले 2 लोग रहते हैं, 8 लोग स्टेटस पूछते हैं और वो 8 लोग दूसरे 8 लोगों को स्टेटस बताते हैं, वो दूसरे 8 लोग और 4 लोगों को बताए, वो 4 लोग और 2 लोगों को, और वो दो लोग और 2 लोगों को बताते हैं। तो एट द एंड ऑफ काम करने वाला तो एक ही रहता है या 2 रहते हैं मैक्सिमम, लेकिन वो स्टेटस लेने देने के लिए जो इतनी जो कॉन्फ्लिक्ट्स भी ज़्यादा बढ़ते हैं उसमें। इसलिए हर इंसान ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा हो या छोटा हो, CEO हो या प्यून हो या शॉप क्लीनर हो, उसमें भी स्ट्रेस बढ़ जाता है। अभी दूसरा है, आगे जाके देखते हैं तो चौथा नंबर है कि
जो वर्क का जो स्ट्रक्चर है वो बार बार चेंज होता रहता है, उसका कोई फिक्स नहीं होता है। आज रोल प्ले अलग है, कल रोल प्ले अलग है, उसके लिए स्ट्रक्चर अलग है। कल इतना फैसिलिटी के साथ काम करना है, उससे पहले इतना फैसिलिटी मिलता था, वो कल ज़्यादा मिलेगा या तो कम हो जाता है। वो सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन लीड करना है। हर बार अलग अलग स्ट्रक्चर में काम करना पड़ता है और स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होता है कुछ, और रोल प्ले भी डिफरेंट हो जाता है और स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो जाता है। तब जाके तो दोस्तों बिल्कुल स्ट्रेस का लेवल बहुत ही हाई हो जाता है। मतलब वो जो चेंजेस रहते हैं उसके लिए स्ट्रेस का जो लेवल है ना वो बढ़ जाता है। अभी मेनली हम जाते आगे, ये सिर्फ स्ट्रेस आने के रीज़न थे। अभी मेनली तो रोल प्ले ऊपर आधारित एक स्ट्रेस रहता है। फर्स्ट नंबर मेन कि रोल प्ले क्या है, उस पे ऊपर डिपेंड है कि आपका स्ट्रेस लेवल कैसा रहेगा। तो वर्क प्लेस के अंदर जो रोल करना रहता है अपने को, वो रोल भी एक स्ट्रेसर बन सकता है। उसमें है एक है ओवरलोड। ओवरलोड माने तो कोई भी संस्था के अंदर 80/20 का रेशियो चलता है। कायदे के हिसाब से देखा जाए तो 80/20 का है, मतलब 20% कर्मचारी 80% काम करते हैं। ओनली फॉर 20% कर्मचारी ही 80% काम करते हैं। वो 20% के अंदर जो आते हैं उनको ज़्यादा बोझ रहता है और उसके लिए उनको थोड़ा सा स्ट्रेस अनुभव होता है। दूसरा है मेनली रोल प्ले के अंदर दूसरा है, एक है ओवरलोड, दूसरा है क्वांटिटेटिव ओवरलोड। क्वांटिटेटिव मतलब कि काम की जो मात्रा रहती है वो, जैसे कि आप 80% 20% लोग 80% कंपनी का काम संभाल दें, तब जाके क्वांटिटी ओवरलोड हो जाते हैं। तो वो काम की जो मात्रा है वो अभी के जो आज के दौरान जो जनरेशन और युग के अंदर जितने भी संस्थाएं हैं वो टुमारो का जो वर्क है वो यस्टरडे ख़त्म करना रहता है, इतने एडवांस चलना पड़ता है। वैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑलराउंडर मांगते हैं, ऐसे ऑलराउंडर मिलने मुश्किल है। और जो ऑलराउंडर हो जाते हैं, जो ऑलराउंडर है उसको ही क्लियर लैंग्वेज में वो कर्मचारी को डिस्क्रिप्शन से बाहर काम करने पड़ते हैं इन टोटल। तो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से बाहर जाके आपको काम करना है, मल्टी लेवल स्किल बनाना है, तब जाके आप कम करते हो और वो कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ता है। अभी वो उसमें से कहीं पे भी आप ब्रेक होते हो, हम बोलते हैं कि 100, कभी कभार खुद बोल जाते हैं कि कहावत है कि भाई 100 काम करोगे लेकिन एक काम खराब करो तो 99 पानी में बह जाते हैं। अब जब ऐसी सिचुएशन आती है तो कोई भी कर्मचारी स्ट्रेस का बहुत हाई लेवल पे अनुभव करता है, बराबर है। अब तीसरा है दोस्तों क्वालिटेटिव ओवरलोड। एक है क्वांटिटी ओवरलोड, एक है क्वालिटेटिव ओवरलोड। क्वालिटेटिव वर्क करने के लिए भी एक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, उसमें क्षमता चाहिए, स्मार्टनेस चाहिए। वैसे हर बार वो क्वालिटी वर्क नहीं कर पाते और कोई आपको ऐसे नेगेटिविटी के साथ बात करता है तो आपकी एक्सपर्टाइज पे आपको डाउट लगता है और आप अंडर फीलिंग करते हो। मतलब ऐसा एहसास होता है कि मेरे के अंदर क्षमता बहुत कम है। हालांकि क्षमता की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है वो चीज़ में, लेकिन क्वालिटी अभी पर्सन ओरिएंटेड हो गई है। अभी कंपनी ओरिएंटेड क्वालिटी की बात ही नहीं हो रही है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशनों में कंपनी जो 4th और 5th स्टेज में जो आ जाती है स्ट्रीमलाइन के बाद, उस टाइम पे पर्सन ओरिएंटेड क्वालिटी की बात की जाती है। शुरू में जब एंटरप्रेन्योर वगैरह जो स्टार्टअप्स रहता है तब रियल क्वालिटी की बात होती है, उसके बाद पर्सन ओरिएंटेड क्वालिटेटिव ओवरलोड हो जाता है। इसके लिए कोई भी बंदा स्ट्रेस का बहुत सारा फेस करने को उसको आ जाता है। अभी फाइनली वो है कि एक अंडरलोड वाला है कि जैसे ओवरलोड है वैसे अंडरलोड है। क्वांटिटेटिव अथवा क्वालिटेटिव जो हो जाता है उसके बाद अंडरलोड हो जाता है बंदा। क्वांटिटेटिव लोड के समय जो काम ज़्यादा रहता है और क्वालिटेटिव कम लोड के समय काम कम रहता है, वो जो आराम है क्वालिटेटिव लोड के बाद जो काम करने में जो रेस्ट करना पड़ता है उसके बाद बंदा अंडरलोड हो जाता है। वो भी एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। और आगे देखा जाए तो रोल एमबीटीटी में वो जो रोल के अंदर जो संदिग्धता रहती है, मतलब कि जो करना है आपको काम
उसके अंदर संदिग्धता जो आ जाती है उसके लिए स्ट्रेस का अनुभव होता है। संदिग्धता मतलब कि एग्जाम्पल से देखा जाए तो बी.एन. दस्तूर जी का है। 23 के अंदर बी.एन. दस्तूर सर एक मैनेजर के रोल में काम कर रहे थे। उसके बाद राजस्थान का जो मैनेजर था उसने कंपनी छोड़ दिया। अभी गुजरात का जो लीडर है उसके बाद राजस्थान वाले ने छोड़ दिया, तो उसके बॉस ने बोल दिया कि राजस्थान का भी आपको ध्यान रखना है। अभी ध्यान रखना है मतलब क्या, आप ऑलरेडी गुजरात की तो लीडरशिप से और मैनेजर लेवल पे काम कर ही रहे हो, बराबर। भाई नॉर्मली बोल दिया राजस्थान का भी आपको ध्यान रखना है। तो मतलब ध्यान रखना मतलब क्या, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें ऑथोरिटी कितनी मिलती है, कंपनी आपके पास क्या अपेक्षा रखती है, वो उस पर डिपेंड है ये स्ट्रेस। मतलब कोई अथॉरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वही लेवल वही सैलरी, कुछ भी नहीं है। पहले आप काम कर रहे थे मैनेजर लेवल पे गुजरात में, गुजरात भी देखना है, राजस्थान का मैनेजर छोड़ के गया तो बॉस ने बोल दिया आपको राजस्थान भी देखना है। तो हर चीज़ में आपको डबल इनपुट्स देना पड़ेगा और आपके पास सिंगल इनपुट ही रहेगा, तो वो भी एक स्ट्रेस की मात्रा में बढ़ावा करता है। दूसरा है रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी कर्मचारी बहुत स्ट्रेस में रहता है दोस्तों। कर्मचारी को अपने घर का भी बैलेंस काम करना, जिम्मेदारी रखना पड़ता है और कंपनी के अंदर जो भी उसको रोल प्ले रहता है उसमें भी जिम्मेदारी रखना पड़ता है। उसके लिए वो घर की जिम्मेदारियों में और कंपनी की जिम्मेदारियों के बीच में वो कंफ्यूजन में ही रहता है। जिस फैमिली में घर से ज़्यादा सपोर्ट रहता है वो कर्मचारी आज के ऑर्गेनाइजेशन में कम स्ट्रेस में रहता है। जिन लोगों को घर का सपोर्ट ज़्यादा रहता है उन लोगों को स्ट्रेस की मात्रा कम हो जाती है। संशोधन भी किया हुआ है कि कर्मचारी की वर्कप्लेस के बाहर की जो दुनिया है, कोई भी कर्मचारी की ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जब निकलता है तो उसके ऊपर कितना उसके जीवन में कितना कौन ध्यान रखता है, उसको फैमिली का कितना सपोर्ट है, उस पे स्ट्रेस की मात्रा प्लस माइनस होती रहती है। आगे देखा जाए तो इमोशनल लेबर, इमोशनल जो वर्कप्लेस के अंदर इमोशनल जो कर्मचारी रहते हैं उसके लिए देखा जाए तो वर्कप्लेस के अंदर शारीरिक और मानसिक जो मजदूरी रहती है, उपरांत जो फीलिंग्स भी आती है, उसके बाद वो मजदूरी करनी पड़ती है। मतलब बॉस कोई भी कंपनी में आप पकड़ लो, कोई भी कंपनी में या छोटे ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी कंपनी में आप देखो तो बॉस की जो चापली या चापला जो रहता है उसको भी आपको ऐसे नमन करके रखना पड़ता है कि मतलब कोई भी ऐसा ग्राहक हो तो उसको भी डिनर पे ले जाना पड़ता है, आपको पसंद नहीं है फिर भी। सिंपल बात है कि बॉस के जो नज़दीक के कर्मचारी है वो आपको पता है, आपको पसंद नहीं है, आपके साउंड के अंडर है, आपके नॉलेज के बराबर नहीं है, फिर भी उनको सैल्यूट मार के फिरना पड़ता है। वो अंदर के अंदर आपके स्ट्रेस को बढ़ा रहा है कुछ ना कुछ, वो सबको फीलिंग आ रहा है वो। और जो अंदर जो है वो होठ्स पे आ नहीं सकता है, होठ पे अलग बात रखनी पड़ती है, स्माइल करके बॉस को बात करना पड़ता है, बॉस के सेक्रेटरी को उसकी जो चापली या चापला होता है उसको स्माइल करके बात करना पड़ता है, कुछ भी पॉलिश मारना पड़ता है, बटर मारना पड़ता है, वो सब चीज़ें कंपलसरी हो गई है। अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। तो कोई भी इंसान में अंदर की चीज़ें आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो और बाहर से यहाँ से बंद करके आपको अलग से देना पड़ता है, तब जाके वो जो टकराता है अंदर अपना, उसके बाद स्ट्रेस बहुत स्पीड पकड़ता है। कि बॉस के जो मददनीश होते हैं, सहकार्यकर होते हैं, उनके साथ आप कुछ कन्फ्लिक्ट्स में नहीं रख सकते। कन्फ्लिक्ट्स में आते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता है, बराबर। कोई भी लाइन और वो जो स्टाफ होता है उसके अंदर कोल्ड वॉर चलता ही रहता है, इसलिए स्ट्रेस का बहकाना इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशनों में चलता ही रहता है। नॉर्मल ग्रुप होते हैं, एबनॉर्मल ग्रुप होते हैं, जो फ्लिक्स होते हैं, उसकी प्रायोरिटीज़, उसकी अग्रता कम में जो डिफरेंट होता है वो भी आपको स्ट्रेस दे जाता है। अभी 3 नंबर देखा जाए तो संस्था के स्ट्रक्चर एंड कल्चर के ऊपर आधारित स्ट्रेस। मतलब जैसे
आगे हमने देखा कि रोल प्ले पे आधारित जो स्ट्रेस है, उसके बाद हमने देखा कि इंटरपर्सनल जो स्ट्रेस रहता है, कि आज की दूसरा नंबर है। आप पहले दूसरा नंबर देख लेते हैं कि जैसे पहला देखा कि रोल प्ले में स्ट्रेस, अभी दूसरा कि कोई भी कंपनी में या जो संस्थाएं रहती है उसमें इंटरपर्सनल जो स्किल रहती है उसके हिसाब से स्ट्रेस रहता है। मतलब जो अटपटी जो संस्थाएं होती हैं वो कर्मचारी को साथ सहकार मिलने में जो कम रहती है और साथ सहकार की कोई गारंटी नहीं रहती है, तब मतलब CFTs रहते हैं, वो विभाग जो एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। और पॉलिटिक्स के जो लोग होते हैं, जैसे कि क्रॉस फंक्शनल टीम के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं, उसमें जो पॉलिटिक्स वाले जो लोग रहते हैं वो मैदान मार जाते हैं और सीधे साधे लोग कट जाते हैं। हाँ, अभी देखना है ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर रहता है उसके कल्चर पे जो डिपेंडेड रहता है स्ट्रेस, वो स्ट्रेस में क्या होता है वो देखना है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसके साथ किसकी हेल्प से, कौन सी रीत से, मतलब कौन सा प्रोसीजर से कितने समय में क्या करना है, वो सारे नियम बनाए रहते हैं, ऑलरेडी फिक्स रहते हैं, जिसको आप SOP भी बोलते हैं। मतलब डॉक्यूमेंट्री और सारे रूल्स रेगुलेशन कम्प्लीटली बनाए रहते हैं और उसको पालन करना बहुत ज़रूरी रहता है। उसको तालमेल के लिए मतलब शॉर्ट सप्लाई भी हो जाता है। तो अभी उसके तीन रूप से उसको डिवाइड किया गया है। जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के जो स्ट्रेस है उसको 3 रूप में डिवाइड किया गया है। एक है कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा है फॉर्मलाइजेशन और तीसरा है सेंट्रलाइजेशन। कंपनी की जो स्पेशलाइजेशन जब बढ़ती है, मैनेजमेंट का लेवल जब बढ़ता है, ऑफिसेस की जो मात्रा बढ़ जाती है, मतलब संख्या बढ़ जाती है ऑफिसेस की, उसके बाद उसकी ब्रांचेस बढ़ जाती हैं, उसके बाद देखा जाए तो उसका स्ट्रक्चर है जो वो सारी चीज़ें बड़ा होती है, उसके बाद स्ट्रक्चर है बहुत अटपटा हो जाता है। इसलिए ये स्ट्रेस कर्मचारी के ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है। के लिए एक प्रोसीजर बन जाती है, नियम बन जाते हैं, पॉलिसी आ जाती है, उसके ऊपर कब क्या अमल होगा, कितनी मात्रा में अमल होगा, वो तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो भी पर्सन ओरिएंटेड रह जाता है। कभी कभार एक अचानक से कोई परिवर्तन आ जाता है तो वो सब नियम की ऐसी तैसी हो जाती है। बना बनाया स्ट्रक्चर जिसको स्ट्रीमलाइन बोलते हैं, एकदम फॉर्मल वे में चले जाते हैं जब कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद कोई ऐसा बड़ा नियम आ जाता है तो पूरा ऊपर से नीचे तक सबको हिला देता है। इसके लिए भी स्ट्रेस बढ़ जाता है। अभी आज की डेट में डिसेंट्रलाइजेशन की बोलबाला है, डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत बोलबाला है ऑर्गेनाइजेशन में। तो अभी सेंट्रलाइज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब पानी में बह गई है। अभी तक बहुत सेंट्रलाइज कर रहे थे सारी चीज़ों को, अभी डिसेंट्रलाइज का मौसम चल रहा है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। इसके लिए बड़े ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेस की मात्रा कर्मचारी में कंपैरेटिव छोटे ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज़्यादा रहती है। अभी चौथा है दोस्तों परफॉर्मेंस इवोल्यूशंस के पे आधारित स्ट्रेस। परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन जो रहता है उस पे उसके आधारित स्ट्रेस रहता है। देखा जाए तो मैनेजमेंट का जो साइंस रहता है उसके पास 150 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी कर्मचारी का जो न्यूट्रल और न्याय संगत मूल्यांकन करना है उसका कोई अभी असरकारक प्रोसेस आज तक 150 साल के अंदर भी बना नहीं है। इसके लिए बहुत सारा जो आधार रहता है वो इवोल्यूशन करने का जो बॉस रहते हैं, जो इवोल्यूशन करते हैं उसके एटीट्यूड पे रहता है। पर्सन ओरिएंटेड वो रहता है, न्याय संगत जो अप्राइजल भी वैसे जाते हैं, उसकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से कर्मचारी का प्रोग्रेस और वो रहता है। उसका मतलब इवोल्यूशन करने वाला का जो एटीट्यूड रहता है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहता है, उसके हिसाब से उसके जो टीम रहती है, बडीज़ रहते हैं, वो मेंटर की फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से बडीज़ को स्ट्रेस की मात्रा प्लस माइनस होती जाती है। कोई बॉस ऐसा रहता है जो लीडरशिप में क्वालिटी वाला है तो उसके जो टीम को बहुत कम स्ट्रेस रहता है या तो नहीं रहता है।
उससे ऊपर जो वाले हैं जो नेगेटिविटी में मानते हैं, टीम लीडरशिप की कोई क्वालिटी नहीं रहती है, सिर्फ साउंड वाले लोगों को या वैसे ही आपको इनपुट्स ही लेना रहता है और कोई क्वालिटीज़ नहीं रहती है, उसकी टीम के मेंबर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। आगे देखा जाए तो जो इसके लिए क्या होता है कि परफॉर्मेंस के बेस पे जो पॉलिटिक्स वाले जो खिलाड़ी रहते हैं, जिसको पॉलिटिक्स खेलना आता है, उसके लिए बॉस का परसेप्शनल जो है उसको मैनेज करने की जो परसेप्शंस को मैनेज करते हैं, ना कि कंपनी को, वो जो कर्मचारी है वो जल्दी आगे बढ़ जाते हैं और स्ट्रेस फ्री रहते हैं। ऐसे अलग अलग विभागों में मूल्यांकन करना पड़ता है, उसके मापदंड भी अलग अलग होते रहते हैं। इवोल्यूशन के ऊपर जो न्यूट्रल आज की डेट में बनना है, तो कंपनियों को 360 डिग्री इवोल्यूशन जो आजमाते हैं जो कंपनीज 360 डिग्री मतलब ऐसा है कि कर्मचारी के साथ जो कोई भी अटैच है, मतलब बॉस है, सहकार्यकर है, सप्लायर है, ग्राहक है, CFTs हैं, वो सब मूल्यांकन करते हैं। आज की डेट में एक सिंगल मापदंड नहीं रहता है, इसके लिए स्ट्रेस बढ़ जाता है। अभी आगे देखा जाए तो 5 नंबर में देखो तो जीरो सम रिवॉर्ड जो रहता है, जीरो सम रिवॉर्ड का जो स्ट्रेस रहता है वो भी ऑर्गेनाइजेशनों में देखा जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, तो दोस्तों उसके अंदर कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, वो रिवॉर्ड आप देने की जो रकम है वो पहले से फिक्स हो जाती है। उसके लिए क्या होता है कि दूसरे की कदर के लिए एक दूसरे की भोग बनना पड़ता है। एक की कदर होती है, दूसरे भोग हो जाते हैं। वो कारण से सबको बेहतर बनाने की जो होड़ लगी रहती है, उसके लिए इंटरनल वो स्ट्रेस बढ़ जाता है। एक छोटी सी रकम या पहले से रकम फिक्स कर दी जाती है, वो शेयर कर दी जाती है। उसके बाद जो होड़ रहती है, कॉम्पिटिटिव लोग हो जाते हैं, उसके बाद स्ट्रेस की मात्रा में बहुत बड़ा होता है। नंबर 6 है दोस्तों कम्युनिकेशन की विकृति, जो डिस्टोरेशन रहता है कम्युनिकेशन में, उसके लिए भी स्ट्रेस बढ़ता है। तो उसके डिटेल में छोटा से देखा जाए तो कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन वही ऑर्गेनाइजेशन का ऑक्सीजन है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन और फ्लो बढ़िया रहता है, वहाँ पे मुश्किल ही कम रहती है, लोग स्ट्रेस में कम रहते हैं। देखा जाए तो कम्युनिकेशन है वो जानते हुए या ना जानते हुए भी बहुत सारे परिवर्तन करता है। और पर्सन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन जब बन जाता है तो वो बहुत नुकसान करता है, और कम्युनिकेशन को वो खुद ही फिल्टर करते रहते हैं। उसका जो डिस्टेंस रहता है कम्युनिकेशन में वो बहुत स्ट्रेस पर आधारित रहता है। फॉर एग्जांपल देखा जाए तो कोई ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर है वो ऑफिस में बैठ के जो सारे निर्णय लेता है, तो वो बहुत सारे इम्पैक्ट छोड़ता है अपनी टीम पे, शॉप फ्लोर पे वगैरह। वो मतलब वो गलत माहिती उपलब्ध होती है उसको दूसरे के थ्रू। हमने आगे देखा कि कोई चपरासी करता है, चौपली या चापला रहता है, तो वो बॉस के आगे, जो बॉस ऑफिस में बैठे बैठे सारी चीज़ें इकट्ठी करती है, उसके बेस पे वो टीम को चलाता है। तो वहाँ पे स्ट्रेस की मात्रा उसकी टीम में बहुत सारी बढ़ जाती है। तो वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं रहता है, उसमें गैप रहती है। तो आज की डेट में उसमें MBWA करके जो आता है वो करने की बहुत ज़रूरत है। MBWA मीन्स की मैनेजमेंट बाय वंडरिंग अराउंड, मतलब उसके साथ रहना है। मतलब ऑफिस छोड़ के उसको, मतलब जैसे घूमते रहता है जो बॉस, जो लीडर, वो सीधे संपर्क में लोगों को रहता है। वो मतलब से शर्म को छोड़ के बिना शर्म लोगों की थिंकिंग को जो एक्सेप्ट करता है, या तो जेन्युइन थिंकिंग को डिस्कस करता है। वो एटमॉस्फेयर जब बनता है तब वो जाके स्ट्रेस कम होता है, नहीं तो ये स्ट्रेस बढ़ता ही जाता है। तो वो भी एक स्ट्रेस बढ़ने की वजह हो सकती है कि कम्युनिकेशन में जब विकृति आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी एक सेक्शन में या दूसरे सेक्शन में या कहीं पे भी, तब जाके स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है दोस्तों। अभी नंबर 7 है दोस्तों कि म्यूचुअल, पारस्परिक जो बोलते हैं, म्यूचुअल मतलब एक तरफ जो आधार रखता है, वन वे डिपेंडेंट्स जो रहते हैं, उसके लिए भी स्ट्रेस रहते हैं, वन वे डिपेंडेंट। तो उसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं देखते हुए हम
स्ट्रक्चर के अंदर जो क्रॉस फंक्शनल टीमें रहती है उस पर डिपेंडेड जो वन वे कम्युनिकेशन जब हो जाता है, वन वे हम डिपेंडेड हो जाते हैं, जैसे कि कोई 4 डिपार्टमेंट मिलके एक प्रोडक्ट निकाल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल देखा जाए तो प्रोडक्शन है, क्यूसी है, क्वालिटी वाले जो रहते हैं, उसके बाद मटेरियल वाले रहते हैं, सप्लाई चेन वाले रहते हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विस डिपार्टमेंट्स जितने भी है वो रहते हैं। उसमें क्या होता है कि जब वन वे हो जाता है कि कोई एक सेक्शन के ऊपर ही डिपेंड रहता है हर सारी चीज़ें, तब तो बहुत ही स्ट्रेस की मात्रा बढ़ जाती है। जब वही डिपार्टमेंट साथ मिलके एक दूसरे पे डिपेंडेड भले रहे लेकिन उसको बैलेंस करके चलते हैं जो जेन्युइनली, तब जाके स्ट्रेस की मात्रा बहुत कम भी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अभी 8 नंबर दोस्तों देखा जाए तो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी के बीच जो तालमेल का जो अभाव रहता है, कर्मचारी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और उसका जो उसके पास जो ऑथोरिटी रहती है उसका तालमेल जो रहता है, वो भी CFT वाला ही कंसर्न है, क्रॉस फंक्शनल टीम और इंटरनल टीम। उसके अंदर जो तालमेल के अभाव रहता है उसमें भी स्ट्रेस आ जाता है। मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट रहती है पावर की, अथॉरिटी की, उसकी सत्ता भी ज़रूरी है। अभी सत्ता नहीं होती है, जो मैनेजमेंट प्रसिद्ध चिंतक बेनेट चेस्टर साहब ने उसकी मशहूर किताब है द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, उसके अंदर कोऑपरेटिव सिस्टम को गिन के बताया है उन्होंने। उसमें उसने एक मत भी दिया है कि कोई भी किस्से जो हर एक किस्से रहते हैं उसकी ऑथोरिटी है जो वो कभी नीचे नहीं आती है। यूनियन का जो प्रमुख है, यूनियन के नाते जो प्रमुख का जो उसका प्यून भी रहता है ना, वो CEO को स्ट्रेस देने के लिए सक्षम होता है। अभी आगे देखें तो 9 नंबर है दोस्तों कि 9 नंबर में देखा जाए तो संस्था का जो लाइफ स्टेज रहता है, कोई भी कंपनी का लाइफ का स्टेज रहता है, कंपनी कब शुरू हुई कैसा, वो स्टेज के अंदर भी स्टेज के हिसाब से स्ट्रेस रहता है। तो उसकी डिटेल में देखे जाए तो दोस्तों कि अनिश्चितताओं के माहौल में संस्था का जो माहौल है वो एक लाइफ साइकिल रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी कंपनी की एक लाइफ साइकिल रहती है। जब संस्था शुरू होती है तब जो रहता है वो जो माहौल अलग होता है। जब एंटरप्रेन्योर स्टेज में संस्था रहती है तब उसके पास पूरी सत्ता होती है इनिशियली। उसके बाद देखा जाए तो वो संस्था कलेक्टिव स्टेज में हो जाती है। कलेक्टिव स्टेज माने तो कि संस्था एक मिशन पे काम कर रही है, कोई एक मिशन होता है, कोई एक स्ट्रक्चर होता है और वो इनफॉर्मल होता है, एक फॉर्मल नहीं होता है। वो दूसरा स्टेज है कोई संस्था का। पहला स्टेज क्या है, एंटरप्रेन्योरल जब बनता है कोई, तब वो फर्स्ट स्टेज होता है, तब पूरी जो सत्ता होती है वो उसके खुद पे रहती है। दूसरी जो होती है वो कलेक्टिव स्टेज है, उसके अंदर कोई मिशन फिक्स हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर एक हेल्प के लिए बना जाता है, वो इनफॉर्मल हो जाता है। अभी तीसरा है तो फॉर्मलाइजेशन। तीसरा स्टेज जो होता है वो फॉर्मलाइजेशन होता है एंड कंट्रोल भी हो रहे थे। थर्ड नंबर में जब थर्ड पोजीशन पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आता है तब उसका कंपनी का जो रहता है वो कंट्रोल एंड इन फॉर्मलाइजेशन एंड कंट्रोल स्टेज में आ जाते हैं। मतलब कि स्ट्रक्चर एक स्थायी बन जाता है जिसको स्ट्रीमलाइन बोलते हैं, एक सेटअप। कंपनी के कल्चर को मतलब डायरेक्शन एक मिलता है और वो जो फर्ज होती है वो औपचारिक बन जाती है, मतलब एक स्ट्रीमलाइन हो जाता है। वो एक थर्ड नंबर का स्टेज है। और चौथा नंबर है वो एलोब्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर। तो एलोब्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर में क्या होता है दोस्तों कि वो स्टेज जो रहता है कंपनी का, वो विभाग के अंदर जो मैनेजर से एंड एबो जो बड़े बड़े वड़े रहते हैं, वड़ाओ जिसको बोलते हैं, वो जो रहते हैं वो निर्णय और उसका अमल स्ट्रेटजी फिक्स कर दे, उसमें ऑनरशिप उनको ही मिल जाती है। मतलब 4 नंबर का जो इलोब्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर का जो स्टेज है वो तब जाके वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत लाइमलाइट में रहता है और उसके जितने भी जो ये मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट जिसको आज की लैंग्वेज में बोलते हैं, जो कॉरपोरेट लेवल पे रहते हैं या प्रेसिडेंट लेवल के लोग होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट,
वो लेवल के जो लोग हैं वही निर्णय करते हैं और वो स्ट्रैटेजी भी वही फिक्स करते हैं। वो दोस्तों ये 4 स्टेज के सिवाय कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो बोलते हैं वो 5वें नंबर के स्टेज में जाना ही नहीं चाहती। क्यों जाना नहीं चाहती? कि प्रगतिशील कंपनी जो है वो अगर 5वें नंबर के स्टेज में जाएगी तो 5 नंबर का स्टेज है, उसका नाम है डिक्लाइन। डिक्लाइन स्टेज में कंपनी के पानी पीछे हो जाती है, कंपनी मतलब डूब जाती है। तो वो स्टेज में कंपनी जब आती है तो स्ट्रेस की मात्रा बहुत बढ़ जाती है एम्प्लॉयज़ की या कर्मचारी की। तो वो प्रगतिशील कंपनी जो है वो 4 स्टेज तक आके ऐसा सोच रही है कि यही स्टेज में रहे, स्ट्रीमलाइन स्टेज में रहे, अपने जो लीडर से मैनेजमेंट से वो डिसीजन लेता रहे और वो स्ट्रेटजी फिक्स करते रहे। वहाँ जाके जब मैनेजमेंट परफेक्ट मिलता है, वो क्लेवर होता है, वो स्ट्रेटजी अच्छी फिक्स करता है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 5वें स्टेज में जाता नहीं है। और वो जो स्ट्रेस है कर्मचारी के 4 नंबर तक, उसमें स्ट्रेस तो रहता ही है, लेकिन वो वापस आने के चांस रहते हैं। 5 नंबर पे आप जाती है वो कंपनी डूब जाती है और कर्मचारी को भी लेके डूबती है। तो थोड़ा बहुत हम सोचेंगे तो दिखाई देगा सर सबको दोस्तों की प्रगतिशील कंपनियां जो है वो 1 से 4 स्टेज में आते आते बहुत सारे स्ट्रेस के बाद वो 4 स्टेज पे स्टेबल करना चाहते हैं। उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ जाती है, 5S, काइजन, दिस इवोल्यूशन, एम्प्लॉय रिस्पॉन्स, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। एप्लीकेशन बेस, आजकल के दौरान सॉफ्टवेयर बेसिस भी रिव्यू लिए जाते हैं। तो वो सब चीज़ें 5 नंबर के स्टेज में ना आए उसके लिए किया जाता है। तो जो फिर से हम दोहराते हैं सिंपली कि संस्था के अंदर जो कोई भी एक लाइफ साइकिल की स्टेज रहती है कंपनी की, एक है एंटरप्रेन्योरल जो रहता है, उसमें भी स्ट्रेस रहता है, लेकिन उसके बाहर आ सकते हैं। कलेक्टिविटी का जो स्टेज रहता है, मतलब कि जो स्टेज संस्था का मिशन नक्की करता है, वो स्टेज भी आपको स्ट्रेस पहुंचाते हैं, लेकिन उसमें वापस आ सकते हो आप। फॉर्मलाइजेशन एंड कंट्रोल, फॉर्मलाइज करना है, कंट्रोल करना है, कंपनी को डायरेक्शन देना है, वो 3रा नंबर का स्टेज है। वो औपचारिक बन जाता है, वो भी स्ट्रेस दे सकता है, लेकिन उसमें हेल्दी यार आप लाइफ साइकिल बना सकते हो, उसमें से भी बाहर निकल सकते हो। और चौथा है इलोब्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर। इलोब्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर में देखा जाए तो उसके अंदर क्या रहता है, तो दोस्तों मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन लेता है, उसकी स्ट्रेटजी फिक्स करता है। तो वो 4th नंबर फॉर्मलाइजेशन एंड कंट्रोल। उसके बाद जो इलोब्रेशन एंड स्ट्रक्चर जो रहता है वो सेट होने के बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 5 नंबर पे जाना नहीं चाहता है, क्योंकि 5 नंबर पे जाते हैं तो वो डिक्लाइन बोलते हैं। और डिक्लाइन में बहुत कर्मचारी की, मैनेजमेंट की और ऑनर की, सब लोगों की, डायरेक्टर की, ईच एंड एवरी पर्सन स्ट्रेस की मात्रा में बहुत बड़ा हो जाता है और कंपनी के पानी जो है वो रिटर्न हो जाते हैं और कंपनी डूब जाती है। तो ये है दोस्तों कि थोड़ा बहुत समझेंगे तो ये 5 स्टेज में कंपनियां जो रहती है, उससे पहले 4 स्टेज में से आप वापस जा सकते हो। तो वो जो स्ट्रेस की मात्रा में है उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा रहेगा लीडरशिप के ऊपर जो आधारित जो रहता है स्ट्रेस, जो लीडरशिप कैसा है, लीडरशिप में क्या रहता है और लीडरशिप में कैसे स्ट्रेसेस रहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इतना पेशेंस रखने के लिए, ये हमारा वीडियो वॉच आप करते हो, इतने व्यू आपको हमें मिलते हैं, उसके लिए सब लोगों को हम धन्यवाद बोलते हैं और हम आपके आभारी हैं। और अपने जीवन में, अपने फैमिली में ये स्ट्रेस का बढ़ावा ना आए और अपना हेल्दी बॉडी रहे, उसके लिए जय गौ माता।